Good evening, everyone. I am Hemlata Yadav, and we were discussing in the previous lecture about the protein sequencing. And I have told you that Frederick Sanger has got Nobel Prize for discovering the DNA sequencing method, and also he got Nobel Prize for the DNA sequencing of the DNA. We can say. सो प्रोटीन तो उसने सीक्वेंसिंग के लिए भी नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले उसने प्रोटीन सीक्वेंसिंग का मेथड डिवाइस किया फ्रेडरिक सैंगर ने, एंड देन उसने डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड डिवाइस किया फ्रेडरिक सैंगर ने। तो दोनों के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ द लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ द डीएन ऑफ द प्रोटीन्स आर देयर। प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन अगर लीनियर ऑर्डर में लगा रहता है कोवेलेंटली लिंक्ड अमाइनो एसिड से, तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन होता है ये। And depending on the nature and the arrangement of the amino acid present different parts of the polypeptide chain from the secondary structure। उसमें कुछ अमाइनो एसिड अगर आपस में खुद बॉन्ड कर सकते हैं, अल्फा हेलिक्स बना सकते हैं, तो अगर वो स्ट्रेट चेन में अमाइनो एसिड लगे हुए हैं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, जहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड जो मैं सर्कल की तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो चेन में लगे रहते हैं, आपस में बॉन्डेड रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। पर अगर ये चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली चेन ही आपस में, ये अमाइनो एसिड आपस में लिंक कर लें, अपने आप को ट्विस्ट कर लें और ये अल्फा हेलिक्स बनाए, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और ये बीटा प्लेटेड शीट्स भी बना सकते हैं, अपने आप को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके फिर हेलिक्स बना के फिर। तो that these two kinds, alpha helix and beta plated, are secondary structures. And when the tertiary structure is made, when the secondary structural elements occur, when these get compacted with each other, आपस में और compact हो जाते हैं, spherical, तो globular और spherical protein बन जाते हैं, which are also thermodynamically stable conformations, and these molecule in occur aqueous solution even they are stable। साइटोप्लाज्म, क्योंकि मेनली वाटर होता है साइटोप्लाज्म में, इस तरह से अमीनो एसिड मिलते हैं। कॉम्पैक्शन सेवरल नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से अगर अमीनो एसिड की साइड चेन में ये क्रिएट किया जाता है इन द थ्री डायमेंशनल प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देर आर एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स via non-covalent forces to give a multimeric protein। सो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड की नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से जुड़ी हुई चेन्स होती हैं जो आपस में बॉन्ड हो जाती हैं, और इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। द इंडिविजुअल पेप्टाइड यूनिट्स ऑफ दिस प्रोटीन्स आर रेफर टू एज सब यूनिट्स। दे मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये इंडिविजुअल पेप्टाइड यूनिट प्रोटीन की जिन्हें सब यूनिट कहा जाता है, या तो ये आइडेंटिकल होती हैं या फिर ये एक दूसरे से अलग भी होती हैं, पर ये एसोसिएटेड रहती हैं। यानी कि तीन चार प्रोटीन अगर अल्फा चेन बीटा चेन आपस में बॉन्ड हो गए, अपने इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो सब यूनिट्स हैं ये इसकी, टू अल्फा टू बीटा। तो इस तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन जिसका एग्जाम्पल है क्वाटरनरी प्रोटीन का। तो हमने डायग्राम भी देखा था प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर यहाँ पर चार तरह के प्रोटीन आपको दिखा रखे थे, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, इसमें जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन में वो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। तो ये सब बॉन्ड्स हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होते हैं। फोर कैटेगरी के बॉन्ड हैं ये। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड, जो चार्ज साइड चेन में बनेंगे, प्लस और माइनस के बीच में, उन्हें आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, और वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा एटम हो सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
जब भी हाइड्रोजन के वो पास में होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डॉटेड लाइन से हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो करते हैं। van der Waals forces, you know that these are also some interaction, non covalent interaction, जो कि पोल नॉन पोलर यानी हाइड्रोकार्बन्स के बीच में बनती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इस तरह की इंटरेक्शन है। आयनिक बॉन्ड के बारे में पूरा बताया हुआ है। दीज इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ अ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड साइड चेन लाइसिन ग्लूटामिक आर्जिनिन, दिस में लाइसिन एंड आर्जिनिन, नॉट ग्लूटामिक बिकॉज ग्लूटामिक इज द एसिड, तो वो तो नेगेटिव है, बट लाइसिन और आर्जिनिन के साइड चेन जो है, जो अमाइनो ग्रुप में रिच है, पॉजिटिव है, वो सॉल्ट ब्रिज बनाती हैं, कैन फॉर्म द सॉल्ट ब्रिज विद द नेगेटिवली चार्ज साइड चेन ऑफ एस्पार्टिक एंड ग्लूटामेट, जो अभी हम बता रहे थे। तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनके साथ लाइसिन और आर्जिनिन क्या बना रही हैं, सॉल्ट ब्रिज नाम का एक बॉन्ड बना रही हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड है। These ionic interactions are also known as salt bridge because they are dominant bond found in salts like sodium chloride. When positively charged sodium ion interact with the chlorine, so इसीलिए इसका नाम सॉल्ट ब्रिज दिया गया है, क्योंकि ये सॉल्ट्स में भी ज्यादा मिलते हैं। ऑल्दो आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रेंथ होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरह, द बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आयोनिक बॉन्ड की वास्टली कम हो जाती है पानी में ड्यू टू इंसुलेटिंग क्वालिटीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। आयोनिक बॉन्ड पानी में थोड़ा सा कम स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज वाटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और आयोनिक बॉन्ड हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच से, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से। सो ये रीजन है आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। हम यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे चारों बॉन्ड्स को पढ़कर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी हाइड्रोजन एटम शेयर होगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इन दिस स्ट्रांगली पोलराइज्ड बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ स्मॉल वेरी स्मॉल एल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, allow a strong dipole-dipole interaction to be formed with another small very electronegative atom, nitrogen, oxygen, fluorine. Importantly, the very small size of these elements also allow them to approach each other so closely that a partial covalent bond is also formed. तो कोवलेंट बॉन्ड की तरह पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड भी यहाँ बन रखा होता है। इट इज टू बी नोटेड दैट द पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर मीन्स दैट दीज बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट when the nuclei of all the three involved atoms are in linear arrangement। जब ज्यादा लीनियरली अरेंज होंगे, ऑर्डर्ड होंगे ये बॉन्ड, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यही होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देख रहे हो कैसे नेटवर्क में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं वाटर के बीच में। वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस वीक इंटरेक्शंस हैं, ये रिपल्शंस भी कहलाते हैं। और वंडरवॉल फोर्सेस अकर बिटवीन द एटम्स एट क्लोज रेंज, जो बहुत पास पास एटम्स हैं उनके बीच में वीक इंटरेक्शंस होते हैं। द वंडरवॉल टाइप ऑफ फोर्सेस आर एसेंशियली कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। इन कॉन्टैक्ट जो भी और एटम्स कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके ये these forces are little significant at a distance due to rapid 1 radius की पावर 6, 1/6 r is the interatomic radius distance falls off। जब ये एटम्स कांटेक्ट वाले ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस भी इंटरेक्शन के कम हो जाते हैं। तो ये स्पेशली कांटेक्ट के ज्यादा पास एटम होने की वजह से बन पाते हैं। और इवन दो वीक दीज बॉन्ड्स कैन बी इंपॉर्टेंट इन मैक्रोमोलिक्यूल, ये भले ही वीक है इनकी स्ट्रेंथ, पर मैक्रोमोलिक्यूल्स में यानी बायोमोलिक्यूल्स में इनका बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया इन्वॉल्व कैन रिजल्ट इन द रीजनेबल टोटल large total forces। Hydrophobic interaction can be best explained by taking an example of oil in water। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को हम ऑयल इन वाटर से भी शो कर सकते हैं, बिकॉज ऑयल टेंड्स टू बी separate out fairly quickly because the oil molecules wants to get together
but because the water forces them out. Hydrophobic interaction एक manifestation है hydrogen bonding network in the water. In water, each molecule is potentially bonded to four other molecules through hydrogen bond. If a non-polar molecule which cannot participate in hydrogen bonding or in electrostatic interactions with water molecule is added into water, a number of hydrogen bond will be broken and not replaced. Since hydrogen bond are favorable interaction, there will be an energy cost of to putting non-polar molecules into water. Water therefore forces these molecules out of solution to minimize the surface of the contact and thus the number of hydrogen bonds which are broken. Such forces, known as hydrophobic forces, are among the most important in driving proteins to fold into compact structures globular in water. तो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं प्रोटीन को फोर्स करने के लिए कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आ जाए वाटर में. जब भी प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो दे विल एग्जिस्ट इन द globular structure because they are forced to do that due to hydrophobic forces. Also, these forces are responsible to make different protein assemble together to form structures found in muscles, membranes. इन यही फोर्सेस हैं जो कि प्रोटीन को स्ट्रक्चर्स बनाने में, मसल्स में और मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं. अदर ऑर्गन्स इन प्रोटीन्स देयरफॉर हाइड्रोफोबिक रीजन्स आर preferentially located away from the surface of the molecule and from the interior core of the protein. Hydrophobic structures core में located away from the surface and कोर में मिलेंगे आपको. किसी भी प्रोटीन के कोर में आपको हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप इन प्रोटीन्स. As you have now learned about how various forces derive protein to assume characteristic shape, it is worthwhile to consider why shape is paramount to the function of a protein. जब आप जान चुके हो कि कैसे बहुत सारे फोर्सेस ड्राइव करते हैं प्रोटीन को टू अज्यूम कैरेक्टरिस्टिक शेप, ताकि वो कैरेक्टरिस्टिक शेप ले ले, इट इज वर्थवाइल, वो जानना अच्छा है कि टू कंसिडर व्हाई शेप इज पैरामाउंट, इतना शेप इतना जरूरी क्यों है प्रोटीन के फंक्शन के लिए. वी विल लुक एट टू प्रोटीन्स, an enzyme chymotrypsin and the oxygen carrying protein hemoglobin, to emphasize the importance of the protein structure in its function. ताकि क्यों कर रहे हैं emphasize, ताकि काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन एंड द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन, दो को हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है उसके फंक्शन के लिए. काइमोट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. जैसे हम खाना खाते हैं तो ड्यूडिनम में, स्टमक के बाद जो फूड होता है, स्टमक में जो फूड होता है वो ड्यूडिनम में जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. प्रोटीन वहां पर फियर्स प्रोटियोलाइटिक ड्यूओ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दोनों प्रिसाइजली उसे कट करते हैं प्रोटीन के कंपोनेंट को, फूड को, और लीनियर चेन इनटू शॉर्ट पेप्टाइड्स व्हिच लेटर ऑन आर एक्टेड अपॉन बाय पेप्टिडेजेस टू रिलीज अमाइनो एसिड्स. तो छोटे पेप्टाइड्स बनाते हैं एंड पेप्टाइड्स पे फिर पेप्टिडेज एक्ट करती हैं तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करती हैं. काइमोट्रिप्सिन जो हाइड्रोलाइज करती है पेप्टाइड बॉन्ड को, बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड इज एक्चुअली सिंथेसाइज इन द पैनक्रियाज. ये कहाँ पर सिंथेसाइज होती है? काइमोट्रिप्सिन पैनक्रियाज में सिंथेसाइज होती है. तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम काइमोट्रिप्सिन के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह से वो बन रही है, कहाँ से वो बनती है, उसका एक्शन क्या है, और हमें पता चला कि काइमोट्रिप्सिन जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ती है, ये बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू को पेप्टाइड में से तोड़ती है. तो यानी कि अगर कोई चेन है पेप्टाइड्स की जहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं बीच में, तो अगर इसमें कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, कोई हैवी चेन किसी अमाइनो एसिड की है, तो उसको पहले ये कट करके अलग करेगी. काइमोट्रिप्सिन उस पार्ट को रिलीज करेगी जिसके अंदर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है. एंड एक्चुअली सिंथेसाइज इन द, ये सिंथेसाइज कहाँ होती है? पेनक्रियाज में सिंथेसाइज होती है थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट रिलीज इनटू द ड्यूडिनम, और फिर ये पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू काइमोट्रिप्सिन ड्यूडिनम में रिलीज करी जाती है. हैव यू वंडर्ड व्हाई दिस एंजाइम बीइंग पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? क्यों ये पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह काम कर रही है? कभी आपने ये सोचा है?
तो अ, हम आगे इसमें पढ़ते हैं। Nature has ensured chymotrypsin and other proteolytic enzyme एंड द सिंथेसाइजिंग इन एक्टिव फॉर्म। ये भले ही प्रोटीन्स को कट करती है, पर ये एंजाइम इतनी पावरफुल है कि पैंक्रिया को के सेल्स के प्रोटीन को क्यों नहीं कट कर रही, बिकॉज ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है। इवन सारी एंजाइम्स जो भी ऑर्गन्स निकालते हैं बॉडी में, वो सब इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होते हैं, ताकि वो टिश्यूज के एरिया को, सेल्स को खुद को डाइजेस्ट ना कर लें। नेचर हैज इंश्योर्ड that chymotrypsin and other proteolytic enzymes are synthesized as inactive harmless precursors known as zymogens। इनको zymogens के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, which are then activated when required only in the duodenum, their site of activity a process called in situ activation। तो उनको एक्टिवेट करा जाता है जब रिक्वायर्ड होता है ड्यूडिनम में, जब खाना आ चुका है, अब जब खाने की एक्टिविटी शुरू होने वाली डाइजेशन की, तब वहां पर इनको साइट ऑफ एक्टिविटी पे ही इनको एक्टिवेट किया जाता है। इसे इन सिटू एक्टिवेशन कहते हैं। द एक्टिवेशन इन द मॉलिक्यूलर टर्म रिजल्ट इन एन अल्टरेशन इन इट्स शेप सो दैट इट मे नाउ बी एबल टू इंटरेक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट। अब उसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, उसको इस तरह से बना दिया जाएगा कि ये अपने सबस्ट्रेट को अटैच कर सके। इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम को काइमोट्रिप्सिनोजन बोला जाता है, और फुल्ली एक्टिव एंजाइम को काइमोट्रिप्सिन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनएक्टिव प्रिकर्सर को इस एंजाइम के काइमोट्रिप्सिनोजन कहा जाएगा। तो जिस भी एंजाइम में ऐसे वर्ड लगता है ओजन, दैट मींस इट इज इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम। एंड जब ये फुल्ली एक्टिव बनेगी तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ये काइमोट्रिप्सिन कहलाएगी। द एंजाइम्स chymotrypsin is made up of linear chain of 245 amino acid interrupted into three peptides A, B, C। काइमोट्रिप्सिन को 245 अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है ये, और जो इसमें इंटरप्टेड होती है थ्री पेप्टाइड्स में एबीसी। द 14 फोल्ड्स इनटू ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये फोल्ड होता है। एंड द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ enzymes, थ्री important amino acid residue is 57 aspartic 102 and serine 195 come close to each other। वो उसमें पास पास हो जाते हैं, his aspartic acid and serine विच अलाउ चार्ज रिले सिस्टम। इनके बीच में चार्ज रिले सिस्टम ऑपरेट होता है। एंड नेगेटिवली चार्ज एस्पार्टिक 102 is able to hydrogen bond with the adjacent histidine 57, partially borrowing the hydrogen ion from the later, and the his 57 makes good partial hydrogen ions lost to aspartates, and by attracting a hydrogen ions from the adjacent serine 195 to the his 57 residue much relay race। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर एडजेसेंट अमाइनो एसिड से इंटरेक्ट कर रहा है, एंड ये ग्लोबुलर प्रोटीन में फोल्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। much baton is passed from one member to another, different here being that the baton is a charge की वजह से ही हो रहा है। Normally the hydroxyl group of the serine residue is not acidic, इसका pKa 12 है, and this is true for all other serine residues of chymotrypsin। Only serine 195 become acidic due to unique constellation of the three amino acid residues, because the protein is folded uniquely in space। You may be curious about the importance about an acidic serine residue. The negatively charged oxygen anion is able to make a nucleophilic attack on the carbonyl carbon of the peptide of its substrate, losing is so that water molecule can hydrolyze the bond। The specific site of chymotrypsin, recall the enzyme is specific to aromatic residues, large एरोमेटिक रेसिड्यू हैवी चेन्स को ये क्रिएट कट करने वाली एंजाइम है, तो ये लार्ज स्पेस क्रिएट करती है, स्पेसिफिक साइट बनाती है विद इन द एंजाइम एक्टिव साइट, एंड lined by the hydrophobic residues which therefore only allows bulky aromatic hydrophobic amino acids to bind। तो इसकी ये साइट भी एक्टिव साइट लार्ज है, और इसमें हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ही लगे हैं, इस वजह से ये
जहाँ एक्ट कर रही है, जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रही है, वो भी एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं, वो आके अटैच होते हैं और वो कट करके अलग हो जाते हैं. दिस बाइंडिंग ब्रिंग्स ससेप्टेबल पेप्टाइड बॉन्ड्स क्लोज टू द अटैकिंग सेर 195 रेसिड्यूज इन काइमोट्रिप्सिनोजन. The substrate binding site is blocked and hence the enzyme is inactive. In situ activation of trypsin involve a proteolytic cut in the chymotrypsinogen which result in the conformational change exposing the substrate binding pocket. तो इसमें इनएक्टिव से एक्टिवेट कर दिया जाता है, कन्फर्मेशनल चेंज ला दिया जाता है प्रोटियोलाइटिक कट से, एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग पॉकेट उसकी एक्सपोज हो जाती है. इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट व्हेन नेचर हैज फाउंड यूजफुल प्रोटीन पैटर्न फोल्डिंग पैटर्न व्हिच कैन कॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन सबस्ट्रेट, it repeats this in variety of other enzyme. Trypsin subtilisin प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है जो बीटा सबटिलिस में पाई जाती है, बैक्टीरियम में, बैसिलस सबटिलिस में. थ्रोम्बिन प्रोटीयोलाइटिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है. And the brain enzyme acetylcholinesterase all have reactive serine residues which is central to catalytic mechanisms. इन सारी एंजाइम में सीरीन रेसिड्यूज हैं जो कि इनके कैटालाइटिक मैकेनिज्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Certain organophosphate compounds can selectively react with acidic serine residues, thereby knocking off enzyme activity. और अगर ऑर्गेनिक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कुछ हम रिएक्शन करवा दे सीरीन रेसिड्यूज के साथ तो एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो जाती है. Nerve gas, which is unfortunately used in the First World War, has volatile serine alkylating compounds which inactivate the brain enzyme acetylcholinesterase, leading to death. और इसकी वजह से डेथ हो गई थी. नाउअडेज डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट सच एज मैलाथियोन एंड पैराथियोन व्हिच आर नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन आर यूज्ड मॉस्किटो रिपेलेंट मॉर्टिन एंड गुड नाइट बाय द इफेक्टिव नर्व ट्रांसमिशन ऑफ इंसेक्ट्स में नर्व ट्रांसमिशन को खत्म करते हैं. तो इनमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, ये मैलाथियोन और पैराथियोन. सो दिस वाज टू फॉर टुडे. हमने एक प्रोटीन के बारे में पढ़ा, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम के बारे में पढ़ा और उसके फोल्डिंग पैटर्न देखे, और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोफोबिक इसकी एक्टिव साइट क्रिएट करवाई जाती है और उसमें कौन कौन से हिस 57 एस्पार्टेट 102 एंड सीरीन 195 इसके ऐसे रेसिड्यूज हैं जो कि बहुत इसमें रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल. और काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में ये रिलीज होती है इनएक्टिव, जो बाद में एक्टिवेट करवाई जाती है. और हमने 4 तरह के बॉन्ड देखे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स, जो कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो प्रोटीन में हमें देखने को मिलते हैं. हमने 4 तरह के अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया. तो आई होप आपको सब ये समझ में आया होगा. इतने अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. सो आई एम हेमलता यादव, and if you like the video then please click the like button, and this video I'm ending here. So thank you and happy learning.